हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी को मैं आपका बायोलॉजी मेंटर हिमांशु। आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, बहुत दिन बाद वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए बच्चों, हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा गोल्गी apparatus, ओके, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, इससे पहले बच्चों हमने डिस्कस किया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इन दोनों की मैकेनिज्म फंक्शनिंग हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी बच्चों। अब आज हम डिस्कस करने वाले गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हम ये टॉपिक इसलिए चूज़ किए बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, या फिर आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर लाइसोसोम्स हो गया, इन सब की फंक्शन बच्चों जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने गोल्गी apparatus से। सो बच्चों, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो हमने ये देखा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हो गया आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। वेयर एज जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो लिपिड सिंथेसिस के लिए हो गया, राइट। सो बच्चों, हमने, अगर मैं आपको एक रिकैप छोटा सा देना चाहूँ जो कि ज़रूरी है, तो जैसे हमने यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक के बारे में बताया था आपको पुराने लेक्चर्स में, आप देख लें एक बार। तो हमने बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशंस होती है, हमारे जो भी प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम के थ्रू, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस होती है उसके बाद वो बर्ड ऑफ होके हमारे गोल्गी के पास चल जाता है, राइट। आपको याद होगा ये COP2 विच इज़ अ कोट प्रोटीन which basically direct this particular vacuole or this particular vacuole like structure to go towards the Golgi, right? So बच्चों, यहाँ तक का तो फंक्शनिंग पूरा हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक का फंक्शनिंग हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया अबाउट रफ एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ वी विल ओनली कॉन्सेंट्रेट टू दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स, दैट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब हम ये जानेंगे, ठीक है। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थोड़ा सा डायग्राम देख लें गोल्गी का, सो दिस इज़ बेसिकली गोल्गी apparatus, और कहीं कहीं ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ओके, हम आगे और डिस्कस करेंगे। एक लिपिड रिच रहता है, दिस स्ट्रक्चर इज़ रिच, वेरी रिच इन लिपिड्स, जो कि हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अगर हम पहले ये डायग्राम देखें बच्चों, अगर हम ये डायग्राम पे फोकस करें बच्चों, सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus, राइट। सो यहाँ पे हमको दो फेज देखने को मिलेंगे जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। पहले जो फेज जो होता है उसके हम कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा जो फेज हो गया उसे हम कॉनकेव फेज बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द डीप अबाउट द गोल्गी apparatus, फर्स्ट वी शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इट, राइट। सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, which is important regarding your exam perspective, whether it's board exam or whether it's NEET exam, right? So ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्गी apparatus के बारे में। सो इन 1896 अ साइंटिस्ट कॉल्ड केमिलो गोल्गी, राइट, ये हो गया साइंटिस्ट का नाम। आजकल नीट वाले जो भी NTA वगैरह हो गया जो पेपर बनाते हैं, उनका आजकल ये सब साइंटिस्ट के नेम ना बहुत फेमस हो गया। दिस बिकम्स अ वेरी फेमस क्वेश्चंस, ओके, राइट नाउ इन द नीट। सो ये जो कैमिलो गोल्गी है, ये साइंटिस्ट है जो जिन्होंने 1898 में ये गोल्गी को फर्स्ट टाइम देखा था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है। थोड़ा और अगर बात करें रिगार्डिंग योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो ये जो गोल्गी बॉडीज़ होती है और ये गोल्गी apparatus जो होता है ना, अगर हम बात करें आउल में, आउल के नर्व सेल में, आई होप आपको नर्व सेल के बारे में पता होगा। अगर हम बात करें आउल के नर्व सेल में, तो इसी सेम गोल्गी apparatus को हम लोग लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है लिपोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इसलिए हम लिपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं बिकॉज द गोल्गी apparatus ऑफ बेसिकली द नर्व सेल ऑफ आउल इज़ बेसिकली वेरी रिच इन लिपिड। दैट्स वाई हम जो आउल के नर्व सेल्स में जो गोल्गी apparatus मिलते हैं उन्हें हम लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। यू कैन से इट इज़ एज अ अदर नेम ऑफ गोल्गी apparatus इन टर्म्स ऑफ
आउल नर्व सेल, राइट। वाई? बिकॉज दे आर लिपिड रिच। इसके अदर नाम होते हैं ईडियोसोम्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स एंड बेकर्स बॉडी। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम हो गए बच्चों गोल्गी के। सो आपको ये सारे नेम पता होने चाहिए। सो ये नेम आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे हम बात करें, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए बच्चों, इसमें गोल्गी एपरेटस को डिक्टोजोम्स भी बोलते हैं, डिक्टोजोम्स। एंड बेसिकली यू कैन ऑल्सो से दैट डिक्टोजोम्स इज बेसिकली प्लांट गोल्गी बॉडी, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मैं एलवी से लिख रहा हूँ इसे, इनमें हम गोल्गी एपरेटस को बोलते हैं डिक्टोजोम्स, राइट। सो ये जो गोल्गी होता है ना बच्चों, ये गोल्गी जो होता है सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। It is present in all eukaryotic cells. Obviously there are some exceptions, like if you remember, if you have studied about the anatomy of plant, right, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, उसमें आपको जब अपने फ्लोएम वगैरह के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, राइट। अगर आपने फ्लोएम के, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, सो आई थिंक मेरा एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर है। सो जो फ्लोएम होता है ना बच्चों, इसमें एक मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट होता है जो कि बेसिकली जिसमें हम गोल्गी नहीं पाते, ठीक है, जिसमें हम गोल्गी नहीं देख सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पर्म सेल्स जो हो गए, वो हो गए, आरबीसी हो गए। सो बिकॉज दे आर ई न्यूक्लिएटेड, राइट, दिस ऑल थिंग्स आर ई न्यूक्लिएटेड, सो दैट्स वाई वी विल नॉट सी द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्गी apparatus in this particular type of cells, right. The exceptionals are, please write it down अगर आप नोट्स बना रहे हो तो, mature sieve tube element, sperm cells as well as your red blood cells, right. सो जैसा कि आपको पता होगा बच्चों, दैट आरबीसी जो होता है इन केस ऑफ ह्यूमन, ये होता है बच्चों ई न्यूक्लिएटेड, राइट। ई न्यूक्लिएटेड मतलब हमारे जो ह्यूमन बींग्स में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका रीज़न ये है, अगर आपको आरबीसी का फंक्शन पता हो, सो दिस आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी, राइट. So in order to get more and more oxygen, ये क्या करते हैं, आरबीसी सेल्स हैव इवॉल्व देमसेल्फ इन सच अ वे दैट जितने भी जो दूसरे ऑर्गेनल्स है वो इसमें ना रहे हैं, सो दैट दे कैन गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसीलिए बच्चों हम देखते हैं आरबीसी में हमें ये सब जो एक्स्ट्रा सेल्स के ऑर्गेनल्स है वो सब मोस्टली नहीं रहते हैं आरबीसी। इसीलिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्टडी हुआ था वो बेसिकली आरबीसी पे ही हुआ था। बिकॉज वाई, अगर आप ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू आर डूइंग सम रिसर्च वर्क इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो यू शुड चूज अ सेल दैट ओनली हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। अदरवाइज अगेन आपको इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। सो इसलिए हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्टडीज़ जितना भी होता है, हमारे जो सेल मेम्ब्रेन के स्टडी होते हैं वो मोस्टली आरबीसी में होते हैं, बिकॉज उनमें मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन योर आरबीसी, राइट। सो ये हो गए हमारे एक्सेप्शनल्स, राइट। आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली गोल्गी बॉडी जो है वो सेल के अंदर होता है, राइट। इस गोल्गी बॉडी जो है वो सेल के अंदर होता है। सो गोल्गी के जो आसपास का रीजन है, जो गोल्गी, सपोज दिस इज़ द गोल्गी, और इसके आसपास का जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है ना, बिकॉज इनसाइड द सेल इज साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल्स। सो गोल्गी के जो आसपास का जो रीजन है जहाँ पे साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे इन सम केस मोस्टली देर आर नो अदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नियर टू गोल्गी, और इन सम केस यू विल सी दैट, ओके, फ्यू ऑर्गेनल्स माइट बी प्रेजेंट, ओके। सो अगर हम बात करें इसके बाद इस पॉइंट के बारे में लिटिल बिट डिटेल में, तो हम देखेंगे दैट द जितना भी आसपास का रीजन है, साइटोप्लाज्मिक रीजन सराउंडिंग द गोल्गी बॉडी इज सेड टू बी गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो भी साइटोप्लाज्मिक रीजन है गोल्गी के आसपास, दैट रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज सराउंडिंग द गोल्गी बॉडी, दैट रीजन इज सेड टू बी गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ये बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसे मार्क डाउन कर लें, ठीक है। अब ये गोल्गी बनता कैसे, दिस गोल्गी एपरेटस ये कैसे बनता है? सो बेसिकली बच्चों होता क्या है, अगर आपको पता हो,
अगर मैंने आपको बताया था यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दैट दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि न्यूक्लियस से कोऑर्डिनेटेड वे में अटैच है, अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ गोल्गी बॉडी, राइट, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें, इस लाइन को देखें, सो गोल्गी एपरेटस इज डेवलप्ड फ्रॉम इनवैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सवैजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है इन्वेजिनेशन, मतलब क्या होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी का आपको पता है दो फेज, मैंने शुरुआत में बताया, एक कॉन्केव फेज है, एक कॉन्वेक्स फेज है। सो ये माना जाता है कि ये जो गोल्गी एपरेटस है वो कैसे बना, इसके बारे में ये माना जाता है कि ये आइदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से बना, दैट मीन्स सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो सम स्ट्रक्चर इन्वेजिनेट होके अंदर की तरफ आके एक स्ट्रक्चर बना है, दैट इज गोल्गी, या फिर एक्सवैजिनेशन और ई वैजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये माना जाता है कि ये इन्वैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, या फिर ये माना जाता है दैट इवैजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स द मेम्ब्रेन विच इज सराउंडिंग द न्यूक्लियस, उसके एक्सवैजिनेशन से कोई स्ट्रक्चर बना, दैट इज बेसिकली योर गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया इन्वैजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इवैजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम बात करेंगे गोल्गी के बारे में। तो ये जो होते हैं बच्चों प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो गोल्गी बॉडी होती है ये एब्सेंट होती है, टोटली एब्सेंट, राइट। वेयरएज अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मैच्योर सीफ ट्यूब एलिमेंट, स्पर्म्स एंड आरबीसी। ओके, सो ये हो गया बच्चों इनके प्रेजेंस के बारे में, ये कैसे बने उसके बारे में। ठीक है, अगर आप बात करें इनके ऑकरेंस के बारे में, दैट मीन्स ये किस फॉर्म में ऑकर करते हैं, तो दे आर बेसिकली ऑकर इन टू फॉर्म, दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑकर इन टू फॉर्म में मिलता है हमें, वन इज़ द लोकलाइज वन एंड वन इज़ द डिफ्यूज वन। अब व्हाट इज दिस लोकलाइज एंड डिफ्यूज, सो बेसिकली लोकलाइज वन मीन्स व्हाट, लोकलाइज मीन्स व्हाट कि वो स्ट्रक्चर एकदम स्टिल है एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे वो स्ट्रक्चर स्टिल है, कोई उसमें मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो वैसे स्ट्रक्चर, वैसे गोल्गी बॉडीज़ के स्ट्रक्चर लोकलाइज्ड कहलाएंगे। वेयर एज द डिफ्यूज्ड वन इज़ वो पूरा डिफ्यूज्ड है, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड है, दे डोंट हैव अ कॉमन स्पेस टू स्टे, राइट। सो लोकलाइज वन हो गया जो कि स्टिल है, और डिफ्यूज वन हो गया जो कि साइटोप्लाज्म में पूरे तरह से डिफ्यूज्ड है। ओके, अगर देखा जाए ये लोकलाइज जो स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू दिस डिफ्यूज स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ये जो लोकलाइज स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये बेसिकली लोकलाइज गोल्गी आपको ये मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट सेल्स में यही देखेंगे, एक लोकलाइज इनका एक डेडिकेटेड स्पॉट होता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट केस में आपको, वर्टिब्रेट के सेल में आपको ये दिखेंगे। वेयर एज अगर हम बात करें डिफ्यूज वन, डिफ्यूज गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डिफ्यूज गोल्गी एपरेटस के बारे में, तो हमें ये देखेंगे कि ये बेसिकली जो इनवर्टिब्रेट सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर सेल, नर्व सेल और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स, इसमें हमें ये देखने को मिलते हैं, दैट इज़ द डिफ्यूज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस। एक बार शॉर्ट रिवीजन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने डायग्राम देखा, हमने देखा कि इनके दो फेज़ होते हैं, सिस कॉन्वेक्स फेज एंड कॉन्केव फेज। इनका अलग अदर नेम भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर योर रेफरेंस यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सिस फेज एंड ट्रांस फेज, राइट। हमने डिस्कस किया साइंटिस्ट के बारे में, डिफरेंट नेम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, प्लांट्स गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं वो हमने देखा। ठीक है, कहाँ पे कौन से सेल्स में मिलते हैं, किस में नहीं मिलते, हमने वो डिस्कस किया। जो साइटोप्लाज्मिक रीजन सराउंडिंग द गोल्गी उसको क्या बोलते हैं हमने वो देखा। ठीक है, कैसे बनता है, ऑकरेंस कैसे है, वो सब हमने डिटेल में डिस्कस की। सो दिस वाज द लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ गोल्गी। नाउ वी विल मूव टू द एक्चुअल थिंग, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स की बात करें बच्चों, तो ये बेसिकली चार चीज़ों से मिलकर बना होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स, राइट। फर्स्ट पार्ट सिस्टर्ने है, सेकंड पार्ट ट्यूब्यूल्स है, थर्ड पार्ट वेसिकल्स है, ओके, एंड फोर्थ पार्ट आपका गोल्गियन वैक्यूल्स है, राइट। सो आई होप आपको प्रीवियस वीडियो से सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ाया था तो मैंने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। सो हम यहाँ पे उतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स। सो हम बेसिकली डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट।
तो पहला चीज़ जो आता है बच्चों वो होता है सिस्टर्ने। वे सिस्टर्ने क्या होता है? सिस्टर्ने बच्चों ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको गोल्गी का दिखेगा, राइट। दिस स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज सेड टू बी सिस्टर्ने, राइट। ये स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्ने बोलते हैं। वेयर एज ट्यूब्यूल्स ट्यूब के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने बताया था ट्यूब्यूल्स फॉर्म में वो दिखते हैं। सो इस स्ट्रक्चर को हम ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, राइट। और वेसिकल्स होते हैं बच्चों, जो स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स बनते हैं जिनके थ्रू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। और जो भी मटेरियल बना, वेदर इट्स लिपिड, वेदर इट्स प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर हमारा जो मॉडिफाई होके आ रहा है आर से या SCR से, सो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये वेसिकल्स का यूज़ आता है। और गोल्गी में जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो एंड प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, राइट। सपोज़ कोई प्रोटीन बना और कोई लिपिड बना, वो आपका सेल मेम्ब्रेन बनाने वाला है, सो उसको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम ये वेसिकल्स देखेंगे, ठीक है। सो अगर हम बात करें बच्चों सिस्टर्ने की, सो ल्यूमेन थिकनेस जो होता है बच्चों, इसका 60 to 90 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। ल्यूमेन मतलब होता है बच्चों द इनर पार्ट, ल्यूमिनल पार्ट। जैसे मान लो ये अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, सो ये अगर आप डायग्राम देख रहे हो, सो जी ये जो अंदर का पार्ट है ना, अंदर का पार्ट, इसे हम ल्यूमेन एरिया बोलते हैं, ओके, राइट। और ये जो बाहर का जो भी पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। सो आई होप ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ये क्लियर होगा आपको। सो ये जो ल्यूमिनल पार्ट का जो थिकनेस है वो समवेयर अराउंड 60 to 90 एंगस्ट्रॉम है। सो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, बिकॉज नाउ इट इज दे आर आस्किंग द थिकनेस ऑल्सो इन दिस स्टफ ऑल्सो। सो ये हो गया बच्चों आपका ल्यूमेन का थिकनेस। सो अगर आपको पता है सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर फ्लैट, कॉनकेव, पैरेलली अरेंज, स्मूथ मेम्ब्रेन, स्वॉलन एंड, राइट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप देखें ये स्ट्रक्चर, तो ये दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी फ्लैट, राइट। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर है। और अगर आप एंड्स को देखेंगे ना, तो ये थोड़े से स्वेलन है, मतलब थोड़े से फूले हुए हैं, राइट। आप कोई भी देख ले, ये देखें यहाँ पे भी फूला हुआ है। जो पैरेलली रन कर रहे हैं वो तो ठीक है, तो दिख रहा है, बट ये जो एंड के जो स्ट्रक्चर है ना, एंड्स आर स्वेलन, राइट। दैट्स वाई आई हैव यूज्ड द टर्म स्वेलन एंड। और ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, पैरेलली अरेंज्ड है एक दूसरे के, देखिए आप पैरेलल लाइन बन रहे हैं, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टर्ने। इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों आपको ये जानना है कि द डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर का साइज़ है, फ्लैट, कर्व्ड है, लिटिल बिट कर्व्ड भी रहते हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, स्वोलन एंड रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको समझ में आ ही रहा होगा आई गेस। देखिए आप, थोड़ा सा फ्लैट भी है, थोड़ा सा बेंड भी है, कॉर्नर स्मूथ है, पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है। तो सारे ये आप बात पता होना चाहिए। और आपको इसका डायमेंशन, जो ल्यूमिनल एरिया का डायमेंशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी बच्चों आपको कभी कभी डायग्राम में दिख जाएगा कि ये जो सिस्टर्ने स्ट्रक्चर है ना, इसमें कहीं कहीं आपको डेंस स्ट्रक्चर दिखने को मिलेंगे। दैट इज़ बेसिकली नोन एज नोड्स, राइट। वो नोड्स कहते हैं उन्हें। क्या होते हैं बच्चों? ओपैक मटेरियल, जैसे ओपैक मतलब आई होप आपको पता हो, ओपैक मतलब जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती, राइट। ओपैक मतलब वो चीज़ जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो पाती, राइट। सो ये आपको कहीं कहीं आपको डेंस ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें बेसिकली हम नोड्स बोल के रेफर करते हैं। सो मेन थिंग अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली द फेज। जैसे मैंने आपको इनिशियली डिस्कस किया कॉनकेव फेज, कॉन्वेक्स फेज, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स पोल की, राइट, और कॉन्वेक्स फेज की। सो जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पोल, राइट, फॉर्मेटिव पोल, सिस फेज। जैसा कि मैंने आपको बताया सिस फेज, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको सिस फेज या ये कॉन्वेक्स पोल ही बोल के दिखेगा। बाय द वे ये आपको नाम पता होना चाहिए। सो ये जो फेज़ है ना, जो कॉन्वेक्स फेज़ है और सिस फेज़ जो है, ये बेसिकली कहाँ से एसोसिएटेड रहता है? ये बेसिकली एसोसिएटेड रहता है, ये वाला फेज़ आपके न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। ये मतलब फेस करता है न्यूक्लियस को। अगर आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सो दिस इज़ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइट। अगर आप देखें तो इस तरफ अगर आप देखें तो वी विल सी न्यूक्लियस एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेयर एज इस तरफ देखें, राइट हैंड साइड देखें, तो यहाँ पे हमारा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, राइट। सो दिस सिस फेज इज बेसिकली फेसिंग
इसका फेज जो होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप की तरफ होता है और ईयर की तरफ होता है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। सो आपको ये नाम जो है ये याद होना चाहिए, राइट। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द सिस फेज, दैट इज द कॉन्वेक्स पोल और प्रॉक्सिमल पोल और फॉर्मेटिव पोल। सो ये जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ ईयर में, मतलब ये न्यूक्लियर एनवेलप से इसका ये जो फेस है ये फेस करता है न्यूक्लियर एनवेलप को, राइट। ये जो भी यंग प्रोटीन आए, जो नए नए प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स आके गोल्गी में जा रहे हैं, दे बेसिकली इस फेज सिस फेज से होके जाते हैं, राइट। अब सिस फेज में के सिस फेज से इनकी मैच्यूरेशन होती है, मैच्यूरेशन के बाद ये मैच्योरिंग फेज से विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्केव पोल और ट्रांस फेज, उससे होके जहाँ पे इनको जाना है वो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर अबाउट द कॉन्वेक्स पोल और द सिस फेज। इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस सिस फेज इज़ दैट आपको बेसिकली जो पता रखना है कि दिस सिस फेज इज एसोसिएटेड विथ योर न्यूक्लियर एनवेलप और ईयर, राइट, और ये यंगेस्ट मेम्ब्रेन है, राइट। वेयर एज अगर हम बात करें द कॉन्केव पोल की, दैट इज द ट्रांस फेज और मैच्यूरेशन पोल और डिस्टिल पोल, दिस आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ये किसको फेस करे बच्चों? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करे। अगर ये गोल्गी है तो ये फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस कर रहे हैं, राइट। और ये ओल्डर वन होते हैं, दिस इज द youngest वन एंड दिस इज द ओल्डर वन। यही जो कॉन्केव पोल है ना बच्चों, द मैच्यूरेशन फेज जो है, इससे ही ना हमारे जो सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स अब क्या होते हैं, अगर मैं आपको ये डायग्राम फर्स्ट वाला दिखाऊं, सो अगर आप देखें तो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन मॉडिफाइड होके एक वेसिकल फॉर्म्स में आ रहा है, राइट, और ये जा रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, दैट इज सिस फेज। पहले वो एंट्री कर रहा है सिस फेज में, राइट। अब इसके अंदर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ये मैच्यूरेशन फेज और ट्रांस फेज से ये एक और वेसिकल्स बना के ये जहाँ जहाँ इसको जाना है, अगर ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन के पास जाएगा, सिक्रेटरी प्रोटीन है तो सिक्रेटरी होगा, और ये कोई स्पेशलाइज प्रोटीन जैसे लाइसोसोम प्रोटीन है तो ये लाइसोसोम बनाएगा, ठीक है। सो फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट, द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू से इज दैट from this mature phase na, this Golgi complex will make small vesicles through which the end product which we have formed after so much of modification inside this luminal area of Golgi complex वो अपने dedicated जगह पे जाता है, right? I hope it is clear. So आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपको कॉन्केव पोल क्लियर हो गया होगा, ओल्डर है ये, कॉन्वेक्स पोल यंगर है, राइट। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा, दैट इज़ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के बारे में भी आपको मैंने बताया है, दिस आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ एसोसिएटेड विथ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। और ये जो सिस्टर्नेस स्ट्रक्चर है ये एसोसिएटेड विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, अब अगर हम बात करें बच्चों ट्यूब्यूल्स की, सो ये ट्यूब्यूल्स होता है बच्चों, ये बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स, वी कैन से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ मैच्योरिंग फेज। अगर आप ये लाइन देखें, दे फॉर्म अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ मैच्योरिंग फेज। दैट मीन्स ये जो हमारा कॉन्केव पोल है उसके जो पेरीफेरी रीजन है वहाँ पे हमको ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क दिखेगा, राइट। अगर आप ये डायग्राम भी देखें, सो ये हमारा हो गया कॉन्केव फेज, दैट इज़ अ मैच्योरिंग फेज। सो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट स्मॉल इसमें उतने अच्छे से मेंशन नहीं है, बट स्मॉल आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को, आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को देखने को मिलेगा ऑन द पेरीफेरी ऑफ द मैच्योरिंग फेज। ऑलवेज रिमेंबर दिस ट्यूब्यूल्स आर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क्स टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द मैच्योरिंग फेज, ओके, ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्गी apparatus, राइट। सो अगर हम इनकी बात करें इनकी डायमीटर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्यूब्यूल्स, दैट मीन्स अगर ये ट्यूब्यूल्स है, सपोज दिस इज अ ट्यूब्यूल, सो इट मस्ट हैव अ डायमीटर, राइट। So diameter is somewhere around 30 to 50 nanometer, right? And these tubules are basically interconnected with different cistern है, right? अगर आप देखें ये different cistern से connected रहता है। These tubules are interconnected with different cistern, right? Next is our vesicles. Again
ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस, मैं ये डिटेल्स में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दिस थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. सो अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो यू कैन गो विथ प्रीवियस लेक्चर, देन यू कैन कम एंड वॉच दिस लेक्चर. सो वेसिकल्स की बात जैसे हमने किया, हमने आपको बताया वेसिकल्स के बारे में, दैट वट एवर द प्रोटीन और लिपिड वी आर सिंथेसिस, और जहाँ पे वो सपोज हमने एक प्रोटीन सिंथेसिस किया जो कि हमारे मेम्ब्रेन प्रोटीन में जाना है, मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प आएगा, और हमने एक लिपिड बनाया जो कि मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा. सो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस प्रोटीन टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीड्स अ कैरियर, राइट. इनको भी एक कैरियर का ज़रूरत है. सो ये वेसिकल्स जो है वो कैरियर का काम करते हैं, राइट. ये कैरियर का काम करते हैं. सो अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो दे आर स्मॉल सैक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, द डायमेंशन दैट इज़ 20 to 80 नैनोमीटर इन डायमीटर. ये कहाँ अटैच रहते हैं? टिप ऑफ द ट्यूब्यूल्स पे. यू विल ऑलवेज फाइंड दिस वेसिकल्स आर अटैच ऑन द टिप ऑफ द ट्यूब्यूल्स. ओके, और इन्हें बच्चों हम सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बोलते हैं. बिकॉज वाई? बिकॉज दे consist, sometimes they consist of some secretory substance also, this tubules, sometimes they consist of some secretory substance, that's why we also called it as secretory vesicles. Okay, so this was about the vesicles. The next is your Golgian vacuoles, right. अब नाउ इसमें क्या होता है Golgian vacuoles में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी सेम चीज़ ही है. अगर आप देखें यहाँ पे ये डायग्राम में, ये डायग्राम यहाँ पर देखें तो देखिए आप बच्चों, ये जो Golgian वैक्यूल है ना, आप देखिए मैच्योरिंग फेज, दैट मीन्स जब आपका जो भी प्रोडक्ट है, वेदर इट्स लिपिड वेदर इट्स प्रोटीन, जब वो फुल्ली मैच्योर हो जा रहा है एंड इट इज़ रेडी टू गो टू द डिजिग्नेटेड प्लेस, सो वो ऑब्वियसली एक वैक्यूल्स में, वेसिकल्स में जाएगा, राइट. बिकॉज इन बिटवीन वी हैव साइटोप्लाज्म. अगर वो प्रोटीन ऐसे ही बाहर निकल के चला गया तो देर इज़ हाईली पॉसिबिलिटी दैट that particular protein may not reach to the designated place, because साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस कंटिन्यूस चलते रहते हैं. आपको भी पता है साइटोप्लाज्म में और जितने भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑकरिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म, राइट. सो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस, क्या होता है मैच्योरिंग फेज से एक स्मॉल वैक्यूल्स वेसिकल्स बनता है जो कि यहाँ से डिटैच होके हमारे, सपोज फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज दिस इज माई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट. एक कोई प्रोटीन है और एक लिपिड है जिसको जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास. सो मैच्योरिंग फेज में यहाँ तक तो आ गया, अब यहाँ से बाहर कैसे निकले? सो ये मैच्योरिंग फेज में ही स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स जो कि मैच्योरिंग फेज, दैट इज़ द ट्रांस फेज से बर्ड अप होके निकलते हैं और वो इसको ले जाएंगे डेजिग्नेटेड इसके प्लेस पे. अगर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा. अगर इसको कोई शॉर्ट ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन बनाना है तो उसको यहाँ पे ले जाएगा एज अ delivery. You can say it is acting like a delivery agent, right. So it will deliver your end product to their dedicated place, right. I hope it is clear. अब इसमें होता क्या है बच्चों, अब इसमें अगर हम बात करें और, सो ये मैं डिस्कस करूँगा जब मैं लाइजोसोम पढ़ाऊँगा, बट यहाँ पे आपको स्मॉल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ ताकि आप आगे कनेक्ट कर पाए इससे. सो सम वैक्यूल्स जो होते हैं, जो Golgian वैक्यूल्स होते हैं, इसमें कभी कभी कोई वैक्यूल्स में ना ये लाइजोसोम की तरह भी फंक्शन करते हैं. ये कैसे करते हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट you have to, for right now you should know that this Golgian vacuoles, some of these Golgian vacuoles function as a lysosome also, because they have, as I said, they are also known as secretory vesicles, right. यहाँ पे so उसमें कुछ sometime in some Golgian vacuoles you will see there are some hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes क्या होते हैं बच्चों? It helps in degradation of different substance. For example, let's say cellulose, तो इसका जो एंजाइम होगा दैट इज सेल्यूलेज, राइट. डिफरेंट जैसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस. सो ये सब हाइड्रोलिटिक एंजाइम है दैट बेसिकली जो भी उनके बीच में बॉन्ड है, सपोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करेगा, उस न्यूक्लिक एसिड के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके उसको एक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा. सो सम Golgian वैक्यूल्स ऑल्सो एक्ट लाइक अ लाइसोसोम्स, राइट. इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे व्हेन आई विल टीच यू अबाउट द लाइसोसोम्स. नाउ दिस was about the structure. First we have learned about the cisternae. They are parallel, flat, swollen ends, right, remember. Then we learn about tubules,
कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क रहते हैं, मैच्योरिंग फेज में, पेरीफेरी ऑफ मैच्योरिंग फेज में ज़्यादातर दिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन हमने देखा 30 to 50 नैनोमीटर, और ये ट्यूब्यूल्स जो है डिफरेंट सिस्टम को इंटरकनेक्ट करते हैं, राइट। देन वी सी वैक्यूल्स, हमने इसका डायमेंशन देख लिया वैक्यूल्स का। टिप ऑफ द ट्यूब्यूल्स पे, सपोज दिस इज द टिप, तो इनके टिप पे ये वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेगा, राइट। देन वी हैव डिस्कस अबाउट गोल्गी एंड वैक्यूल्स। आई होप यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर होगा। नाउ वी विल मूव टू द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्गी apparatus। हमने सब बात कर ली, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कौन किसने क्या डिस्कवर किया, हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या स्ट्रक्चर से अपना हमारा गोल्गी apparatus बना हुआ है। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गोल्गी apparatus, ओके। सो अगर बच्चों बात करें फंक्शंस की, तो सबसे पहला जो गोल्गी को बोला जाता है दैट इज़ द डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल। दैट मीन्स व्हाट, this particular Golgi will decide basically कि which protein will go where, okay। Based on that they will use their Golgian vacuoles to send that particular protein to the dedicated spot, right। Also known as middleman of the cell, right। middleman अगर आप देखें तो न्यूक्लियस से पहले हमारा ER में आ रहा है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, वहाँ से मॉडिफाई होके ये गोल्गी के पास जा रहा है, फिर गोल्गी से अपने एंड डेजिग्नेशन पे जा रहा है। तो don't you think this Golgi is acting like a middleman? So that's why we call it as middleman of cell, right। इस Golgi अगर हम फंक्शन और फंक्शंस की बात करें, so this Golgi body or this Golgi apparatus is basically becomes very important site for the synthesis of glycolipid and glycoprotein। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस में गोल्गी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि अगर आप देखें जो भी हमारे जो डेडिकेटेड प्रोटीन दैट इज़ COP2 प्रोटीन के द्वारा जो भी हमारे डेडिकेटेड लिपिड्स है या डेडिकेटेड प्रोटीन है, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एन लिंक ग्लाइकोसिलेशन जो कि हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में है, जो भी मॉडिफिकेशन के बाद ये आ रहा है पर्टिकुलर आपके गोल्गी apparatus। यहाँ से वो थोड़ा लिटिल बिट मोर मॉडिफाइड होके अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे जा रहे हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फॉर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया गोल्गियन वैक्यूल्स में कि ये सम ऑफ द गोल्गियन वैक्यूल्स ऑल्सो एक्ट लाइक लाइसोसोम्स, ठीक है। उन्हीं पर्टिकुलर लाइसोसोम्स, बिकॉज सी सम ऑफ द गोल्गियन वैक्यूल ना वो कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाएंगे, और इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ देयर विल बी सम इन सम मॉलिक्यूल्स देयर विल बी सर्टेन मॉडिफिकेशंस, जिससे क्या होगा बच्चों कि वो एक लाइसोसोम जो गोल्गियन वैक्यूल्स है उसके अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी वाला एंजाइम बनेगा, दैट इज़ बेसिकली योर प्राइमरी लाइसोसोम, राइट। इसके भी फर्दर अगर हम लाइसोसोम जब पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एक सर्कल दे दे रहा हूँ सो दैट हम इसे डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। राइट नाउ आपको ये पता होना चाहिए दैट गोल्गी बॉडी हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। वो भी प्राइमरी लाइसोसोम जो होगा वो भी फर्दर मॉडिफाई होकर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा, ऐसे करके उसमें भी मॉडिफिकेशंस होती है, जो कि हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चरों में। सो नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन मटेरियल, राइट। जैसे कि मैंने बताया ग्लाइकोलिपिड, आपको पता होगा दिस lipid bilayer, the plasma membrane or the cell membrane is made up of what? Lipid bilayer, right? Glycoproteins are also there. So this Golgi also help in synthesis of cell wall and cell membrane, because obviously Golgi से ही जो है ये पर्टिकुलर जो भी हमारा ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है वो सेल वॉल की तरफ जा रहा है। सो ऑब्वियसली Golgi should get the credit for this, right? So that's why we are saying this Golgi apparatus also help in synthesis of cell wall as well as cell membrane material, right? I'm not talking fully, I'm asking just saying materials of the cell wall and cell membrane. Apart from that अगर हम देखें सेल प्लेट फॉर्मेशन, अभी सेल प्लेट क्या है देखो बच्चों, सेल प्लेट ये सारी डिटेल में है हमारे सेल साइकिल चैप्टर में, बट मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि जब भी प्लांट सेल डिवाइड होता है ना, सपोज दिस इज 2 प्लांट सेल्स, राइट, इनका सेपरेशन वगैरह हो गया है। अब क्या होता है ना बच्चों, in order to separate this one particular plant cell into two daughter cell, हमें वहाँ पे in terms of plant we will see there is a formation of cell plate. This cell plate अगर मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम जैसा कुछ बना के मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सो बच्चों होता ये है, सपोज
दिस इज वन सेल, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, एंड दिस इज अनदर सेल, राइट। ये एक सेल है, ये बेसिकली एक सिंगल सेल है, बट इसमें जो हमारा न्यूक्लियस है वो जो भी प्रोसेस होता है सेल साइकिल में हम डिस्कस करेंगे। सो ये प्रोसेस हो गया है। अब इन ऑर्डर टू डिवाइड दिस सेल, राइट, डिवाइड दिस सेल इनटू टू इंडिविजुअल डॉटर सेल, राइट, बिकॉज ये तो अभी एक सेल है, हमें तो ये दो चाहिए ना। सो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक सेल प्लेट फॉर्म होता है, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो बेसिकली क्या होता है, ये इस तरफ को बढ़ेगा, ये इस तरफ को बढ़ेगा, एंड इवेंचुअली क्या होगा, ये दोनों जो सेल के बीच में एक बैरियर आ जाएगा फुल सेल प्लेट का, एंड इवेंचुअली दे विल बिकम टू इंडिविजुअल डॉटर सेल, राइट। इसके बाद ये होगा। सो ये जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लांट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या बोला है बच्चा? साइटोकाइनेसिस मीन्स द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर आप यहाँ पे देखें तो राइट नाउ they are not being divided, huh? The cytoplasmic content here and here in both cells, it is same. Right now it is a single cell with two different nuclei, right? अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होगा बच्चों, जिसमें हमारा सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, एक स्मॉल प्लेट सेंटर में आके बन जाएगा, राइट। अब ये प्लेट इवेंचुअली ग्रो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और आफ्टर सम टाइम दे विल कवर और दे विल सेपरेट द होल सेल। सो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, अब इधर का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर ही रह जाएगा, और इधर का जो साइटोप्लाज्म है वो इधर ही रह जाएगा, एंड इवेंचुअली दे विल फॉर्म टू डिफरेंट डॉटर सेल्स, ओके। सो ये जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है ना, इसमें भी हमारा गोल्गी का हाथ है, ठीक है। गोल्गी ऑल्सो हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये दोनों पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब बच्चों हम जो अपना फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स। व्हाट इज दिस एक्रोसोम्स? एक्रोसोम्स बच्चों अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली हमारे स्पर्म सेल्स में होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि स्पर्म सेल्स में नहीं होता, बट दैट स्टेटमेंट इज नॉट फुल्ली करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे गोल्गी का काम दूसरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म सेल्स में गोल्गी का काम टोटली डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्रोसोम्स में क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये हमारा स्पर्म है, राइट। मैं एक डायग्राम बनाऊँ अगर, तो ये हमारा स्पर्म सेल्स है, राइट। तो इस स्पर्म के हेड पे ना एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, राइट। अगर आप देखें ये वाली डायग्राम, तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनना है हमारे स्पर्म के हेड पे, राइट। और इसके ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ना सम सॉर्ट ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये स्पर्म के जो टिप पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको और अच्छे से दिखेगा। इनिशियली गोल्गी बॉडी जो ये एक्रोसोम का सैक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, आप देख पाएंगे अगर, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर ना बच्चों जब भी मैच्योर होता है ड्यूरिंग द स्पर्म डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दिस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म बेसिकली। सो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये फिल्ड हो जाता है किससे, हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम से। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन स्पर्म? नाउ दिस कैन बी ए क्वेश्चन, ओके, कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का क्या ज़रूरत है स्पर्म सेल्स में। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। कैसे मैं बताता हूँ कि हमारा जो ओवरी होता है, मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों ये वाला, ताकि मैं आपको डायग्रामेटिकली बता पाऊँ। एक मिनट बच्चों। सो इनिशियली क्या होता है बच्चों, हमारा जो ओवम होता है और जो एग होता है ना, ये सपोज ये हमारा एग है, राइट। डोंट गेट विद द डायग्राम, जस्ट दिस इज अ रफ डायग्राम। ये हमारा एग है। अब होता क्या है बच्चों, ये एग है और ये हमारा स्पर्म है, राइट। ये हमारा स्पर्म है। अब क्या होता है बच्चों, इस स्पर्म को इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज दिस एग, in order to fertilize this egg, what the sperm has to do, the sperm basically has to go inside
you have to penetrate this layer and go inside. सॉरी बच्चों, ये क्या हो गया, वेट, ओके सॉरी। सो स्पर्म जो होते हैं, इनको ये जो लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर, इसको पेनिट्रेट करके अंदर जाना है, ताकि अपना मटेरियल अंदर डालना है, ताकि ये जो न्यूक्लियस है उससे फ्यूज़ होके ये एक फर्टिलाइज हो पाए, राइट। इन ऑर्डर टू फर्टिलाइज, दिस इज द प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग। सो अब ये जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको पेनिट्रेट कैसे होगा, कैसे करेगा स्पर्म, स्पर्म इस लेयर को पेनिट्रेट कैसे करेगा। सो इसलिए मैंने बताया कि जो स्पर्म के हेड में ये जो एक्रोसोम्स का सैक जैसे स्ट्रक्चर बनता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। जब भी स्पर्म इसे इस पर्टिकुलर एग के संग मिलेगा तो क्या होगा बच्चों, ये स्पर्म अपना जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो यहाँ पे रिलीज़ करेगा ऑन द आउटर सरफेस। वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बच्चों इसे डिग्रेड कर देगा, डिग्रेड मतलब इसे उसकी पोरोसिटी बढ़ा देगा, ताकि हमारा जो स्पर्म है वो अंदर अपना मटेरियल डाल पाए, अंदर जा पाए, ठीक है। सो इसलिए एक्रोसोम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम्स नहीं होगा तो हमारा स्पर्म जो है अपना कंटेंट अंदर डाल ही नहीं पाएगा, एक के अंदर डाल ही नहीं पाएगा अपना कंटेंट। सो दैट्स वाई दिस एक्रोसोम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। अगर हम यहाँ पे ये पढ़े क्या लिखा है, तो द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द प्राइमरी ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रोसोम्स फॉर्मेशन ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। It produce enzyme filled vesicles that fuse and form acrosomal vesicles, which then spread the cover of sperm nucleus, becoming a cap like structure। मैं जो cap like structure की बात कर रहा हूँ वो यही है बच्चों, ठीक है। कि एक सैक जैसे इनिशियली एक सैक जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, फिर जैसे जैसे उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम आते हैं, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम रहते हैं, तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, रिजिड कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है। अब जब हमारा फर्टिलाइजेशन होने वाला है, तो जब स्पर्म को पेनिट्रेट करना है, इस वॉल को ब्रेक करके अंदर जाना है, तब हमारा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम यूज़ आता है, ठीक है। कौन से एंजाइम रहते हैं बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, आई हैव हाईलाइटेड हियर ऑल्सो द एंजाइम्स विच आर देयर इन दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर of acrosome is acrosin, okay. The enzyme which is there, it is known as acrosin and hyaluronidase, okay. Acrosin and hyaluronidase क्या, so these are the two enzymes which are present in the cap of the basically in the cap of the acrosomes, which will basically penetrate the egg during the process of fertilization, ओके। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ना एग का, इसे हम लोग बोलते हैं जोना पेलिसीडिया, जोना पेलिसीडा, ओके। ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे बोलते हैं जोना पेल्यूसीडा, राइट। मैंने यहाँ पे मार्क किया, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको इसे फंसाया जा सकता है इसमें, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्रोसोम्स के बारे में बताया, मैंने बहुत डिटेल में आपको सेल प्लेट फॉर्मेशन के बारे में बताया। ये सब जो 3 फंक्शन है तो आपको सभी को पता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, सेल वॉल बनाएगा, बट ये 4th and 5th फंक्शंस आर वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ओके। सो विद दिस आवर गोल्गी apparatus इज ओवर, ओके। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, हमने पहले गोल्गी apparatus के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, हमने उसके इंट्रोडक्शन देखे, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है इसके ऑर्गन्स के बारे में देखें, हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा सिस्टर्न, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड गोल्गी वैक्यूल्स। उसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस के बारे में, विच इज़ बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम्स, दैट इज बेसिकली मेल गैमेट फॉर्मेशन, ओके। सो विद दिस आवर गोल्गी apparatus इज ओवर। नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट लाइसोसोम, जहाँ पे हम लाइसोसोम्स के बारे में, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम, इसमें बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस। Thank you very much. Thank you for watching this video. Make sure to like and subscribe and click the bell icon to never miss an update.